आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेठी पहुंचे राहुल गांधी के पीएम मोदी पर वार की, कमलनाथ के बीजेपी को दिए बड़े झटके की। बात करेंगे यूपी में अखिलेश यादव के सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस को दिए नए प्रस्ताव की। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवरों की। जानेंगे सरकार की मांगों पर क्या है किसानों का रुख। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अजीत पवार को नोटिस। 3 हफ्ते बाद होगी प्रकरण में सुनवाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने पीएम मोदी पर लगाए बड़े आरोप। कहा एनआरसी लाने से पहले बंगाल में निष्क्रिय किए गए आधार कार्ड। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का बड़ा आरोप। कहा भाजपा ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और बुनियादी विकास के लिए कुछ नहीं किया। शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 281 अंकों की तेजी के साथ 72,708 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 81 अंकों की तेजी के साथ 22,122 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब अमेठी पहुंच गई है। अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी को सीधे अपने निशाने पर ले लिया। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के पूर्व संसदीय क्षेत्र और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के वर्तमान संसदीय क्षेत्र अमेठी में है। अमेठी पहुंचने से पहले ही अमेठी में न्याय यात्रा की चर्चा तेज थी और अब अमेठी में न्याय यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देख मोदी सरकार भी डर गई है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 4 दिन का अमेठी दौरा भी इसी बात के संकेत दे रहा है। एक तरफ अमेठी में शेर आया के नारों के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया गया, तो दूसरी तरफ अमेठी के बाबूगंज में जनता को संबोधित करते हुए केंद्र में मोदी सरकार से लेकर राज्य में योगी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने यूपी में हुए पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं को न्याय दिलाने की बात कही है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में आग लगी है, आज तक प्रधानमंत्री वहां नहीं जा सके। जनसभा में राहुल ने कहा, अगर आप लोग जागोगे नहीं तो जिंदा भी नहीं रह पाओगे। इन्होंने पहले एयरपोर्ट छीन लिया और अब स्कूल कॉलेज भी ले गए। आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में किसी किसान, गरीब, मजदूर को नहीं देखा होगा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है, क्या आपने उन्हें राम मंदिर के कार्यक्रम में देखा? आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने अमेठी और गौरीगंज में पदयात्रा की। आपको ये भी बता दें कि कल ये यात्रा देरी से शुरू होगी। दोपहर 2 बजे अमेठी के फुर्सतगंज से आगे बढ़ेगा राहुल का काफिला। राहुल गांधी के तेवरों से पीएम मोदी परेशान है, तो बीजेपी की परेशानी को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंधमारी की कोशिश में बीजेपी कमलनाथ को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल कमलनाथ के कांग्रेस से नाराज होने की खबरें आ रही थी, लेकिन कमलनाथ ने बीजेपी के सभी मंसूबे फेल कर दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम नेताओं के पाला बदलने का खेल चल रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के भी पाला बदलने की चर्चाएं एकदम से शुरू हो गई। लेकिन अब इन सभी चर्चाओं पर विराम लग गया है। जहां बीजेपी ये उम्मीद लगाई हुई थी कि दूसरे नेताओं की तरह कमलनाथ को भी वो अपने पाले में ले आएगी, लेकिन कमलनाथ ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। कमलनाथ ने खुद इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ये खबर कहां से चल रही है, मीडिया ही इस तरह की खबर चला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इससे पहले कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी साफ कर दिया था कि कमलनाथ लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ में से कोई भी बीजेपी में नहीं जा रहा। कमलनाथ सभी पदों पर रह चुके हैं, उनके भाजपा में जाने जैसी कोई बात ही नहीं थी। नकुलनाथ कांग्रेस के टिकट पर छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता उमंग सिंघार ने कहा, ये सब अफवाहें हैं, कमलनाथ ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है, वह पार्टी की संपत्ति है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने रविवार को कमलनाथ से फोन पर चर्चा की। इसके बाद सियासी समीकरण बदल गए। राहुल ने नाथ से कहा कि आपने पार्टी और देश के लिए बहुत कुछ किया है, पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है, आगे भी करती रहेगी। इसी के बाद कथित दल बदल पर पेंच फंस गया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कमलनाथ ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कमलनाथ ने साफ कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे, कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस को ही मजबूत बनाएंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की मजबूती के आगे सपा चीफ अखिलेश यादव भी झुकते हुए नजर आ रहे हैं।
अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के लिए पहले यूपी में कांग्रेस को 11 सीट देने का ऑफर दे रहे थे, लेकिन अब अखिलेश ने नया फॉर्मूला पेश किया है। तो क्या है सपा का ये फॉर्मूला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने नया फॉर्मूला दिया है। सपा ने कांग्रेस को 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। पहले कांग्रेस को सपा की तरफ से 11 सीटें दी गई थी। कांग्रेस को 15 सीटों का प्रस्ताव देते हुए अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया है कि जब तक कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर मुहर नहीं लगेगी, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। जबकि पहले उन्होंने अमेठी और रायबरेली में यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया था। राहुल गांधी की यात्रा अमेठी पहुंची थी और अखिलेश सीट बंटवारे के चलते यात्रा में शामिल नहीं हुए। इस बीच सपा की ओर से लोकसभा चुनावों के लिए दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी का है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को टिकट देकर साफ कर दिया गया है कि आरएलडी अब इंडिया गठबंधन में नहीं है। जबकि अंबाला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिशिखल से रामपाल राजवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा और चंदौली से वीरेंद्र सिंह को कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। जबकि प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। प्रतापगढ़ सीट पर कांग्रेस भी दावेदारी पेश कर रही थी। ऐसे में इस सीट को लेकर विवाद हो सकता है। सपा 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। इस बीच इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सपा के साथ कांग्रेस का मजबूत गठबंधन है और अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली की जगह दूसरी जगह भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दोनों दलों में जल्द ही सीट बंटवारा हो जाएगा। तो अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, ये तय है, जो बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहा है। लेकिन बीजेपी की सबसे ज्यादा परेशानी इस समय सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा रखी है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट के तीखे तेवरों से बीजेपी बैकफुट पर नजर आई। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव दोबारा कराए जाने की जगह नई व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौजूदा बैलेट पेपर की गिनती कर चंडीगढ़ मेयर का चुनाव किया जाए। इसमें उन बैलेट पेपर को शामिल न किया जाए जिन पर रिटर्निंग अफसर ने निशान लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि मंगलवार को कोर्ट में बैलेट पेपर और वीडियो लाने के लिए एक जुडिशियली अफसर की नियुक्ति कीजिए। प्रशासन जुडिशियली अफसर और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था करे। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से बेंच ने पूछा कि क्या उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था। इस बात को रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कबूल किया कि उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने आकर बैलेट पेपर लेकर फाड़ा और भागे थे। इस पर बेंच ने पूछा कि आपने क्रॉस क्यों लगाया था, तो अनिल मसीह ने कहा कि वे पेपर पर निशान देने की कोशिश कर रहे थे। इस जवाब पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, आप पर मुकदमा चलना चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे कार्रवाई योग्य माना है। कोर्ट ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे नए रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करें। हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहेंगे कि इसको मॉनिटरिंग करें। सीजीआई ने मसीह से पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। इस पर मसीह ने कहा कि वहां बहुत शोर हो रहा था, पार्षद कैमरा चिल्ला रहे थे, तभी मैंने उधर देखा कि क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल मसीह पर अलग केस चलना चाहिए। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि दल बदल की घटनाएं हो रही हैं, चुनाव भी जल्द होना जरूरी है। आपको बता दें कि मंगलवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 18 फरवरी की देर रात चंडीगढ़ के नव नियुक्त मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के तेवर बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। मामला चंडीगढ़ मेयर चुनाव का हो या चुनावी बॉन्ड का, कोर्ट के सवाल सीधे सीधे बीजेपी को ही सवालों में खड़ा कर रहे हैं और इसका दबाव पीएम मोदी पर भी नजर आ रहा है और इसीलिए उन्होंने मंदिर के उद्घाटन पर कोर्ट पर ही सवाल उठा दिए। तो क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिससे दिख रही है उनकी परेशानी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अब पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तंज कसते हुए मंदिर के महंत आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर देखते हुए कहा, प्रमोद जी, अच्छा हुआ जो आपने कुछ नहीं दिया, वरना जमाना इतना बदल गया है कि आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते तो वीडियो निकल जाती, सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर हो जाती, जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इसमें हम क्यों फंसे?
अच्छा हुआ जो आपने कुछ नहीं दिया। पीएम के बयान को सीधे सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाली चुनावी चंदे का बड़ा हिस्सा बीजेपी को जा रहा था और ये चंदा कौन दे रहा था, इसका खुलासा आरटीआई के जरिए भी नहीं हो पा रहा था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। ऐसे में पीएम मोदी के बयान को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल माना जा रहा है और इसे लेकर विपक्षी दल भी अब पीएम पर हमला कर रहे हैं। पीएम का बयान बता रहा है कि बीजेपी कितने दबाव में है और ये दबाव किसान और बढ़ा रहे हैं। किसानों ने मोदी सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए दिल्ली चलो का ऐलान कर दिया है। 21 फरवरी को किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करेंगे। तो क्या था केंद्र सरकार का प्रस्ताव जिसे किसानों ने कर दिया है खारिज, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले 6 दिनों से पंजाब हरियाणा के किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर उनकी मांग है कि फसलों की कीमतें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय की जाए और इसी मांग को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है। किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। इसी बीच केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ किसानों की बातचीत भी चल रही है। सरकार की तरफ से किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके मुताबिक सरकार मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने को तैयार है और अगले 5 साल तक चारों फसलों की खरीद सहकारी सभाओं के जरिए होगी। इसके लिए नेफेड और एनसीसीएफ से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर आज खनौरी बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग हुई, जिसके बाद किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर अपनी मांग पर अड़ गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। 19 और 20 फरवरी को किसान आंदोलन विश्राम में रहेगा और 21 फरवरी को आंदोलन फिर से शुरू होगा। किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं तो सरकार बहानेबाजी कर रही है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। किसान मजबूती से अड़े हुए हैं, लेकिन भारत का पासपोर्ट जो देश की ताकत को बताता है वो मजबूत होता नहीं दिख रहा है। मोदी राज में भारत का पासपोर्ट कमजोर हुआ है और इसकी रैंक लगातार गिर रही है। विदेशों में भारत का डंका बजाने वाले पीएम मोदी की कथनी और करनी अलग अलग है। एक तरफ पीएम मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ भारत लगातार कमजोर होता जा रहा है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स ने 2024 के लिए पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। रैंकिंग में भारत एक पायदान फिसलकर 85वें स्थान पर आ गया है। 2023 में भारत 84वें स्थान पर था। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल भारतीय 5 ज्यादा देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। 2023 में भारत के लोग 57 देशों में बिना वीजा ट्रैवल कर सकते थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 62 हो गया है। वहीं दुनिया में 6 देशों के पास सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। इनमें जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी शामिल हैं। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान 106 नंबर का अपना रैंक बरकरार रखे हुए है, जो लिस्ट में नीचे से चौथा भी है, जबकि बांग्लादेश इस साल 101 से 102 पर पहुंच गया है। भारत का पड़ोसी मालदीव 58वें स्थान पर है, जिसके नागरिक 96 देशों में बिना वीजा जा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल में 2 बार ये रैंकिंग जारी की जाती है। पहली बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई में इंडेक्स जारी किए जाते हैं। हेनली पासपोर्ट वीजा इंडेक्स की वेबसाइट के मुताबिक पूरे साल रियल टाइम डेटा अपडेट किया जाता है। वीजा पॉलिसी में बदलाव भी ध्यान में रखे जाते हैं। रैंकिंग इस आधार पर तय की जाती है कि किसी देश का पासपोर्ट होल्डर कितने दूसरे देशों में बिना पूर्व वीजा हासिल किए यात्रा कर सकता है। इसके लिए उसे पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। अब ऐसे में भारत का पासपोर्ट एक पायदान से गिरकर 85वें स्थान पर आ गया है, जिससे मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर पुलिस से जूझ रहे किसान अब 21-22 फरवरी को एनडीए और बीजेपी के सांसदों का विरोध करेंगे। अब देखना यह है कि सत्ता के नशे में चूर रहने वाले ये माननी क्या उस दिन किसानों को जमीन पर मिलेंगे या फिर आसमान से कहीं दूर दराज निकल जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही।